Hello and welcome back to ASM classes. This is Adil Sayaf, and in this video we are going to discuss the post-independence history of Jammu and Kashmir. This is our lecture number 9th in the series of history of Jammu and Kashmir. In my past 8 lectures, I have discussed the ancient history of Jammu, medieval history of Jammu, ancient history of Kashmir, medieval history of Kashmir, and then the last two lectures for modern history of both the divisions, modern history of Jammu and Kashmir. अभी तक अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं, go and watch those videos. They are very helpful, they are very informative, they are very useful. They will definitely help you in your exam. And if you are very new to this channel, please subscribe my channel for latest updates. चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि हमने आज आपके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन कौन सी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए रखी है। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने कंक्लूड किया था विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। जब मैंने आपको पढ़ाया था डोगरा रूलर्स, जिसमें हमने द फर्स्ट रूलर गुलाब सिंह पढ़ा, गुलाब सिंह के बाद हमने रणबीर सिंह के बारे में पढ़ा, रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह एंड हरी सिंह। एंड ऑन द 26th of October 1946 महाराजा हरी सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एंड Jammu and Kashmir becomes the integral part of the Union of India. वही से हमने क्या किया है, कंटिन्यू किया है फ्रॉम। अब जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस रहने वाला है, यहाँ मैं आपको प्रॉपर 1947, बल्कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 1947 से लेकर 2019 तक कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए जम्मू एंड कश्मीर, जो भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइदर इट इज JKPSC होगा या JKPSI होगा या JKSSB होगा। हर किसी एग्जाम के लिए ये सीरीज, ये लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमने आपके लिए क्या क्या रखा है। हियर इज द फर्स्ट slide. The post-independence Jammu and Kashmir would highlight the social and economic changes that occurred in the Jammu and Kashmir after 1947. And it is obvious, हम यहाँ पे यही बात करने वाले कि what are the changes, social and economic changes took place in the स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1947। यहाँ पे कौन कौन से डेवलपमेंट प्लान हुए इन द एरियाज ऑफ गवर्नेंस, प्लान इकोनॉमी का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। हमने स्टेट को कैसे रिबिल्ड किया, एग्रीरियन रिफॉर्म्स क्या लाए हमने, एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर को हमने कैसे इम्प्रूव किया, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये जानने के लिए हमने क्या किया है, मैंने जो यहाँ पे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है, इसको 3 अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, ये हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। डेट्स ध्यान से देखिए, ये डेट्स ऐसे ही आपकी स्लाइड में नहीं दिए गए हैं, इनकी प्रॉपर इंपॉर्टेंस है। अब पहला डेट हमारा क्या है, 1947। ये वो डेट है जब आज़ादी होती है, ये वो डेट है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होता है, ये वो डेट है जहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है, पहला डेट। दूसरा डेट 1956। अब 1956 में जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है आपने सुना होगा, या अगर नहीं सुना होगा 3-4 स्लाइड्स के बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। 1946 तक अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, जम्मू एंड कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर था और जम्मू एंड कश्मीर का अपना सदरे रियासत था। सदरे रियासत ये मानो आज ये हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका ये पोस्ट होता था, सिमिलर टू दैट। लेकिन 1946 में क्या हुआ, 1946 में इनका जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो गया। जो प्राइम मिनिस्टर था इट बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, और जो सदर रियासत था ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा गवर्नर बन गया।
बिफोर दैट याद रखेंगे जो हमारा टाइम पीरियड है 19, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्यूरेट किसने किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ें मैंने आज के लेक्चर में यहाँ पे इंक्लूड किया है। दूसरी डेट समझ आई। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से लेकर हम 2019। अब 2019 में ऐसा क्या हुआ ये आप सभी को पता होगा। वहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर था इट वाज डिवाइडेड रिऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बाय द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स in the third phase, I will discuss the Reorganization Act of 2019। और यहाँ पे 2019 से पहले जो PDP बीजेपी गवर्नमेंट थी कैसे वो खत्म हो गई, कैसे प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे आया, वो सारे डेवलपमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यही पूरा प्लान रहने वाला है। चाहे एक लेक्चर आएगा, 2 लेक्चर्स आ जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा 2 लेक्चर्स में इसको कंक्लूड करने की। अगर नहीं हुआ तो मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में ये पूरा कंक्लूड होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो यहाँ पे रिऑर्गेनाइजेशन के 3-4 लेक्चर, क्योंकि इसको मुझे डिटेल में पढ़ाना है। यहाँ पे मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा कैसे हमारी जो यूटी है वो कैसे हमारी जो स्टेट है वो यूटी में बदल गई और व्हाई इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देन उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको इन डिटेल रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाऊँगा। कल से पिछले कुछ दिनों से मैं रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का यहाँ पे नोट्स कंपाइल कर रहा था एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कंक्लूड हो गया। अभी उसका जस्ट पीपीटी बनाना बाकी है, वो तैयार हो जाएगा और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया मिला होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम पहला यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है उसको यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज डेट आप याद रखेंगे, डेट कहाँ से कहाँ तक, जो हमारी डेट है 1947 से लेकर 1956 तक। आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड आफ्टर द एसेशन, वही है अब पूरा है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जम्मू एंड कश्मीर टू द डोमिनेंट, आफ्टर द एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द डोमिनेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स जब जम्मू एंड कश्मीर किसका पार्ट बना, इंडिया का पार्ट, महाराजा हरि सिंह अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू appointed Sheikh Abdullah as the head of emergency administration on the 30th of October 1947। एग्जैक्टली 4 दिन के बाद अगर आप देखोगे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था इट वाज साइनड ऑन 26 अक्टूबर 1947। और 19 आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन ये आएगा, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर इन द ईयर 1946 ऑन द डेट 30th of October एंड दैट वाज, वो कौन थे, वो हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सॉरी वो हमारे यहाँ पे शेख अब्दुल्ला था एंड ही वाज अपॉइंटेड बाय महाराजा हरि सिंह। अब क्यों अपॉइंट किया गया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जम्मू एंड कश्मीर में हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे। ट्राइबल पठान्स कंटिन्यूसली दे वर ट्राइंग टू इन्वेड, दे वर ट्राइंग टू मेक द रक्स इन आवर स्टेट। और इन चीज़ों से डील करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर, एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट क्रिएट की और उसका जो हेड बनाया गया ही वाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। फर्स्ट पॉइंट। एंड देन नेक्स्ट in the very next year मतलब 1947, डेट 5th of March 1948, अब्दुल्ला, पूरा नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, was appointed as the Prime Minister of Jammu and Kashmir with a council of ministers। जो शेख अब्दुल्ला था he was appointed as a Prime Minister। कब अपॉइंट किया गया, ये अपॉइंट किया गया 1948, 5th of March 1948। इसका मतलब इससे पहले कोई और प्राइम मिनिस्टर था। अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हु वाज द, अगर पता नहीं होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ
इंडिपेंडेंस? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे, मुझे आप बताओगे हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसका टेन्योर बहुत ही छोटा था, ये मैं आपको हिंट यहीं से देता हूँ, ठीक है ना। 30 अक्टूबर शेख जो हमारे यहाँ पे आज शेख अब्दुल्ला थे, ही वाज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, हेड ऑफ emergency administrator, and then 5th of March 1948 he was subsequently like he was appointed as a prime minister, replacing, किसको रिप्लेस किया वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। subsequently on June 1949 महाराजा हरी सिंह abdicated powers in favor of his son युवराज सिंह। अब युवराज सिंह को उसने जगह दे दी, जो सन नॉट युवराज सिंह, युवराज पूरा नाम युवराज करण सिंह, किसको, करण सिंह को यहाँ पे उन्होंने जगह दे दी अपनी प्लेस पे। इसका मतलब जो नेक्स्ट डोगरा रूलर आया दैट वाज, वो हमारे कौन थे, दैट वाज करण सिंह। हरी सिंह के बाद करण, एंड करण सिंह याद रखेंगे ही बिकम्स, करण सिंह सब्सिक्वेंटली बिकम्स द फर्स्ट सदर रियासत, जो मैं अभी आपको बता रहा था प्रेजेंट लाइक पोजीशन। अब सदर रियासत ये प्रेसिडेंट लाइक नहीं था, ये क्या था, जो डोगरा किंग था उसी का यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट था। किंग अबॉलिश हुआ, मोनार्की अबॉलिश हुई, मोनार्की अबॉलिश जब अबॉलिश हुई उसके बाद जो पोस्ट क्रिएट किया गया दैट वाज द सदर रियासत। आया समझ सदर रियासत क्या होता है? सदर रियासत अपॉइंट किया गया कब, इन द ईयर 1952। इतना समझ आया। फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ ये देखा जब जम्मू एंड कश्मीर, अभी मैंने अभी ये छोड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं बताइए कि सर आपने तो बताया था मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पहले पढ़ाऊंगा, वो भी है, लेकिन अभी अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारी स्टेट में, ठीक है ना, क्या हो रहा था हमारी स्टेट में। जवाहरलाल नेहरू पहले शेख अब्दुल्ला हेड बन जाते हैं इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। देन उसके बाद जून 49 में जो हमारे हरी सिंह है ही फेवर्ड इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने सन करण सिंह को उन्होंने जगह दे दी, थ्रोन दे दी, एंड वो कहाँ चले गए, ही लेफ्ट बम्बई फ्रॉम वेयर ही नेवर रिटर्न टिल हिज डेथ इन 1961। सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, मुंबई चले गए और मुंबई में ही इनकी डेथ हो गई। आपके लिए एक और होमवर्क है, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर ने एक हॉलीडे रखी ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ किसकी, जो हमारे यहाँ पे महाराजा हरी सिंह है। उस वक्त हॉलीडे होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में वो डेट भी आप बताएंगे, ठीक है। इतना समझ आया। और करण सिंह क्या बन गए, फर्स्ट सदर रियासत यहाँ पे बन गई। दिस वाज आवर फर्स्ट स्लाइड। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स हैं। द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टुक प्लेस ऑन, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था दैट वाज साइंड ऑन 26 अक्टूबर 1947। लेकिन द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह फर्स्ट वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब देखो आज़ादी कब हुई, 14 एंड 15 अगस्त में। दोनों डेट्स यहाँ पे क्यों लिख रहा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये पाकिस्तान क्या और इंडिया क्या, कोई ये नहीं बताएगा आपने ये दो डेट्स क्यों लिखी। एक हमारी पाकिस्तान, एक जो डेट है वो हमारी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और दूसरा डेट हमारा जब अपना भारत वो आज़ाद हुआ था, दैट इज़ द 15 अगस्त, जिस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब डेट देखो 15 अगस्त 1947, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 26 अक्टूबर, दैट मीन्स अगस्त सितंबर अक्टूबर, नियर अराउंड 2-2.5 महीने के बाद महाराजा हरी सिंह यहाँ पे क्या करते हैं, साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अब लेकिन उसने जब आज़ादी हुई उसने बोला भाई ना तो मैं इंडिया के साथ रहूँगा ना तो मैं पाकिस्तान के साथ रहूँगा, मैं क्या करूँगा, ही साइनड ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आई विल रिमेन इंडिपेंडेंट नाइदर आई विल, क्योंकि जो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एफए के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ठीक है ना। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में उसमें एक ऐसा क्लास था कि जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, आइदर दे कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। वही यहाँ पे जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह थे, इन्होंने बोला भाई मुझे क्या करना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, नाइदर आई विल ज्वाइन द इंडिया नॉर आई विल ज्वाइन द पाकिस्तान। लेकिन
क्या हुआ 24 अक्टूबर 1947 को ट्राइबल्समैन एंड सोल्जर्स फ्रॉम पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे लूट मार मचाई थी। कौन? जो ट्राइबल पठानस थे, जो वहाँ के सोल्जर्स थे, वो आए एंड दे स्टार्टेड इन्वेडिंग द कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी। अब महाराजा हरी सिंह, उसके पास इतनी ज़्यादा फौज नहीं थी कि वो उनका सामना कर सके या उनको वापस भगा सके। अब सिचुएशन बचने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको डिफेंस की ज़रूरत है, उसको फौज की ज़रूरत है। अब फौज कौन देगा? फौज उसको इंडिया देगा। लेकिन जो हमारी कंट्री है, इंडिया ने बोला ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन बदले में आपको क्या करना होगा? बदले में आपको एग्रीमेंट करना होगा, जिसका हमने नाम दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। वही हुआ। फेसिंग दिस थ्रेट द महाराजा आस्क्ड इंडिया फॉर मिलिट्री हेल्प। इंडिया एग्रीड बट ओनली आफ्टर कश्मीर फॉर्मली ज्वाइनड। पहले आपको क्या करना होगा? पहले आपको इंडिया ज्वाइन, यू हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। फिर क्या महाराजा ने क्या किया? महाराजा साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन 26 of October 1947 and it was accepted by Governor General Lord William Bentinck on 27th of October 1947। कब साइन हुआ? ये साइन हुआ 26 of October 1947। और ये कब एक्सेप्ट किया गया? बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने कब इसको साइन किया? इन्होंने इसको साइन किया 27 of October 1947। एंड मेरी बात और एक याद रखना, ठीक है ना, डाउट ये कंफ्यूज मत होना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नर जनरल, चाहे एक सेकंड ठहरिए, it was accepted by the Governor General Lord William Bentinck on 22nd and 27th of October 1947। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था? गवर्नर जनरल। देखिए डेट हमारी क्या है? डाउट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। डेट हमारी है 27 of October 1947। मुझे बताओ आज़ादी कब मिली हमें? हमें आज़ादी मिली 15th of August। यही मैंने यहाँ पे डेट लिखी है, 15th of August को हमें क्या मिली? यहाँ पे आज़ादी मिली। लेकिन अगर 15th of August को आज़ादी मिली, फिर ये गवर्नर जनरल अभी तक इंडिया में क्या कर रहा था? पूरा मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताइए, इंडिया में क्या कर रहा था? ठीक है ना, सोचने वाली बात है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव है ये बात। आप स्पेशली जो नए यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। आज़ादी कब हुई? 15th of August 1947। अब 15th of August 1947 के बाद जो हमारे गवर्नर जनरल थे दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये रहे 15th of August से लेकर 21 जून 1948 तक। ये ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। पहला पॉइंट ये, इसको किसने रिप्लेस किया? ही वाज रिप्लेस्ड बाय द क्या नाम था इसका? ही वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड, अरे लॉर्ड नहीं, ही वाज रिप्लेस्ड बाय राजा गोपाल आचार्य। सी राजा गोपाल आचार्य, आपने सुना होगा, राजा जी फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय राजा गोपाल आचार्य। अब राजा गोपाल आचार्य कब तक रहे ये? ठीक है ना, ये रहे पावर में 26 of जनवरी 1950। अब ये इम्पॉर्टेंट डेट है, ये यहाँ पे आप क्या करोगे? याद रखोगे। और आपको पता है एंड दैट जो हमारा 26 of जनवरी है, मैक्सिमम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इट इज अ डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड इन आवर कंट्री एंड ऑन दिस वेरी डेट द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज कंप्लीटली एबॉलिश्ड। उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद हमारे पास क्या आया? उसके बाद हमारे पास जो
कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आया, दैट वाज प्रेसिडेंट, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट इज राजेंद्र प्रसाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक याद रखेंगे। गवर्नर जनरल पोस्ट आज़ादी के साथ ही खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू चलता रहा। कब तक? 26 ऑफ जनवरी 1950 तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स आया। उसके साथ बहुत ही पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सारे प्रोविजंस। लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ते हो, उसका जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है उसमें सारी ये डिटेल्स दी गई है, ठीक है ना। इफ यू कैन लाइक गो थ्रू दैट बुक, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड ड्यूरिंग दैट वेरी पीरियड, दैट वेरी डे, जो हमारा पोस्ट था किसका? गवर्नर जनरल का, वो भी अबॉलिश किया गया। दैट मीन्स जो हमारे सी राजागोपालाचार्य थे, ही इज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन to hold this position after independence, and the second governor general after independence। फिर सीधे जल्दी इसको क्या किया गया? इसको abolish किया गया। ये हमारा क्या था? ये हमारा instrument of accession था, जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे। and it was signed on 27th of October 1947 को ये साइन किया गया था। इतना समझ आया? ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। उसके बाद जो मैं अभी आपको बता रहा था अबाउट द सदर रियासत, देखिए एक सेकंड ठहरिए। about the Sadr Riyasat. In 1952, Dogra's hereditary position was abolished completely and was replaced by constitutional head of the state, referred as Sadr Riyasat। जो मैंने अभी आपको बताया, Sadr Riyasat was elected by the Constituent Assembly for a term of 5 years। ये पूरा मैंने आपको बताया, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद द पीरियडिटी ऑफ द नेशन स्टेट, मतलब जो हमारी नई स्टेट बन गई है, उसका जो मेन यहाँ पे पीरियडिटी क्या था? दैट वाज टू ट्रांसलेट द नया कश्मीर, दैट वाज टू ट्रांसलेट द नया कश्मीर मैनिफेस्टो इनटू रियलिटी। अब नया कश्मीर मैनिफेस्टो क्या था? ये एक डॉक्यूमेंट था, ये एक मानो अब एक डॉक्यूमेंट ही था, ये एक ब्लूप्रिंट था हमारे पास, जिसमें दैट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1944। यह बात अब याद रखोगे, जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था, इट वाज अडॉप्टेड, एक डॉक्यूमेंट था दैट वाज अडॉप्टेड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय शेख अब्दुल्ला इन द ईयर 1944। अब इसमें क्या बताया गया था? इसमें यह बताया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम क्या करेंगे? वी विल ट्रांसफॉर्म आवर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टेक इट टू द higher levels in every aspect। we will bring different reforms, चाहे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है, चाहे सोशल रिफॉर्म्स है, चाहे रिलीजियस रिफॉर्म्स है, चाहे डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शंस है, हर कोई चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आज़ादी हुई, नया कश्मीर मैनिफेस्टो को क्या करना था? रियलिटी बनानी थी। फॉर दिस ए कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, social, economic, political and cultural reconstruction of the region was redesigned। मेरी बात आप याद रखोगे, जो पहला पॉइंट हुआ वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे हम सिर्फ रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पे इसमें एक पॉइंट बताया था, दैट वाज वी विल रिप्लेस द डोगरा मोनार्की विद द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और वही यहाँ पे हुआ। देखिए सदर रियासत आया, डोगरा का जो हेरिडिटरी पोजीशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उसके बाद किसके पास हेरिडिटरी पोजीशन आ गई? उसके बाद जो अब्दुल्ला है उनके बाद आज भी वही राज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ उस वक्त एक पॉइंट ये था कि वो उस वक्त मोनारक था, अभी ये क्या है कहने को, अभी ये सीएम है, लेकिन अभी भी फिर से वही जो खानदानी राज है वो अभी भी वैसा ही चल रहा है, ठीक है ना। देन ये अदर थिंग है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी लाइक कंटिन्यूस उन्होंने बताया कि हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में अगर हर किसी को इक्वल राइट दिया जाता है, एवरीबडी शुड गेट ए फेयर चांस टू बी इलेक्टेड एज ए सीएम। वाई लाइक अब्दुल्ला फैमिली ऑलवेज लाइक वो क्या करते हैं? दे अपॉइंट देयर जो उनके हायर्स होते हैं एज द फॉर द पोस्ट ऑफ सीएम। एंड जो हमारे यहाँ पे मुफ्ती गवर्नमेंट है वो ऐसा ही क्यों करते हैं? क्योंकि अदर्स दे आर आल्सो डिजर्विंग, वो भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्यों होता है? यही हेरिडिटरी पोजीशन कहने को तो ख़त्म हो गई, लेकिन इट इज़ इन देयर ब्लड, अभी भी वहाँ पे ये काम कर रही है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन।
पहला पॉइंट यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स मैंने आपको बोला था इन्होंने क्या करना था, जो यहाँ पे शेख अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे क्या किया था, एक नए कश्मीर का ख्वाब देखा था, एक नया कश्मीर मैनिफेस्टो लेकर आए थे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना था। अब पहले उन्होंने क्या किए, ही स्टार्टेड विद द एग्रीकल्चर, क्योंकि एज वी नो इंडियन इकानमी एज वेल एज द जम्मू एंड कश्मीर इकानमी इज एन एग्रीरियन इकानमी। हमें पहले अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करना है, उसको ठीक करना है। द एंटायर एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज रिफॉर्मुलेटेड। अब इन्होंने क्या किया, इसमें कौन कौन से सिस्टम्स लाए यहाँ पे, इन द ईयर 1948 द न्यू गवर्नमेंट, सबसे अच्छा जो अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, दे एबॉलिश्ड जागीरस, दे एबॉलिश्ड मुआफिकस एंड दे एबॉलिश्ड द मुकर्ररीज एक्सेप्ट दोज ग्रांट्स फॉर द रिलीजियस प्लेसेस एंड ऑर्चर्ड्स। जो ज़मीन ऑर्चर्ड्स और जो ज़मीन रिलीजियस प्लेसेस के लिए दी गई थी उसको छोड़कर बाकी जो भी हमारे जागीरस थे, जो भी मुआफिकस थे और जो भी मुकर्ररीज थे, उन सभी को क्या किया गया, उन सभी को यहाँ पे एबॉलिश किया गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बता रहा है, लेकिन व्हाट इज जागीर, जागीर क्या है, बोला जाता है कि ये आपकी बाप की ये आपकी जागीर है क्या, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। वो होता क्या है, देखिए हियर इज द पॉइंट। यहाँ पे जागीर क्या होता है, एट लैंड ग्रांट गिवन बाय द स्टेट टू एन इंडिविजुअल इन ल्यू ऑफ सर्विस। मैं आपको बताऊंगा डोगरा जो डायनास्टी थी उसमें किसी जो रूलर है, जो 4 रूलर्स थे, अब किसी इंसान ने, किसी इंडिविजुअल ने उम्र भर उनकी खिदमत की और फिर उसके बदले में उसको क्या किया गया, बोला ये ज़मीन आपकी हुई, हम आपको इतनी ज़मीन ग्रांट करते हैं, हमारी तरफ से आपने हमारी खिदमत की है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ठीक है ना, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुई इन्होंने जागीर सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया था। द इंडिविजुअल हेल्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, ये ख़त्म किया गया, बोला जागीर सिस्टम नहीं चलेगा। सेकंड, लैंड मुआफिकस क्या होती है, लैंड ग्रांट एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये किनको दिया जाता था, 10 इंडिविजुअल और रिलीजियस प्लेसेस, किसी जो यहाँ पे रिलीजियस प्लेस, आप समझ रहे होंगे ये क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, लैंड ग्रांट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द, जिसपे आप तो खेती करते हो, आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे रेवेन्यू भी अर्न करते हो, लेकिन स्टेट को आप यहाँ पे रेवेन्यू नहीं देते हो। दिस द मुआफिकस इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुआफिकस वो जमीन जिस पे स्टेट रेंट नहीं लेती थी। थर्ड, मुकर्ररीज में क्या होता था, जो हमारा लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स किया जाता था, आपके पास इतनी ज़मीन है, आपको इतना यहाँ पे पे करना होगा। ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ख़त्म किया गया। अब ये सिस्टम क्यों ख़त्म किया गया, आप सोच रहे होंगे, चलो ये तो ठीक है, कभी कभार क्या होता था, मूनसून होता था या ड्राफ्ट्स आते थे, मूनसून फेलियर होता था या ड्राफ्ट्स आते थे, उस वक्त जो बेचारे फार्म हाउस होते थे, पुअर फार्म हाउस जो होते थे, उनके पास ज़्यादा फसल ही नहीं होती थी, वो ज़्यादा रेंट पे नहीं कर पाते थे। फिर क्या हुआ, इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या किया गया, चेंज किया गया। समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है ना, अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको कंटेंट कुछ नया मिल रहा है, एंड आई होप 100% आपको नया कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देन उसके बाद लाइक करो। देन उसके बाद वी हैव सेकंड पॉइंट, इसी में किसमें, एग्रेरियन रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट्स। अब टेनेंट्स कौन होते हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, जो किसी और की ज़मीन पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, लेट अस सपोज मैं टेनेंट हूँ, किसी और की एग्जांपल क्यों दूँ, मैं टेनेंट हूँ, मैं किसी दूसरे के खेत में क्या कर रहा हूँ, काम यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैंने खेत में काम किया, इस साल मैंने काम किया, दूसरे साल मैंने काम किया, फसल भी अच्छी जा रही है, प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है, सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन चौथे साल उसने क्या किया, जो मेरा ओनर था, जिसके ज़मीन मैं क्या कर रहा था, कल्टीवेट कर रहा था, उसने मुझे अपनी ज़मीन से बाहर निकाला। बोला कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल हायर समवन एल्स। और जो मेरा रोज़गार था, जहाँ से मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे खिला रहा था, पिला रहा था, वो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट्स, टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1948 वाज पास्ड व्हिच गारंटीड द फिक्सिटी ऑफ टेन्योर एंड मैक्सिमम रेंट टू बी पेड टू द लैंडलॉर्ड। ये बोला गया कि कितने साल तक, ऐसा नहीं कि आप एक साल इसको हायर करोगे, दूसरे साल बेचारा वो
ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा या उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, टर्म एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको साइन करना होगा। देन टू रिलीव द, उसके बाद कर्जा भी बढ़ गया था, टू रिलीव द टेनेंट्स फ्रॉम इनडेटेडनेस। व्हाट इज इनडेटेडनेस? जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कर्जा चढ़ गया था। डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950 वाज पास्ड। डिस्ट्रेस्ड डेटर्स एक्ट, डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट। व्हाट वाज डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट? अंडर दिस एक्ट डेट्स ऑफ पीजेंट्स अमाउंटिंग, देखो कितना ये बढ़ गया था, Rs 290 lakh were settled and reduced to only 98 lakhs, and only 60% of the claims against the peasants were disposed of through concessions. कंसेशन की गई। अगर पहले जो पूरा स्टेट था इसमें इतना हमारा डेट था, इसको कम करके 290 लाख से लेकर इसको सिर्फ 98 लाख तक यहाँ पे रखा गया। ये हमारा क्या था, डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट। देन further, Sheikh Abdullah by an executive order enacted land law and passed big landed estates abolition act. Big landed एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट मतलब क्या है, जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया थ्रू दिस एक्ट। लैंडलॉर्डिज्म या ज़मींदारी सिस्टम जो आप जानते हो इन द स्टेट वाज एबॉलिश्ड बाय ट्रांसफरिंग लैंड टू द टिलर। जो उसका हकदार है, जिसने वो ज़मीन उम्र भर जिसमें खेती की थी उसको ट्रांसफ़र किया गया था विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन टू द एक्चुअल लैंड ओनर्स। एग्रीकल्चर की बात हम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में मैंने आपको पहले बोला जागीर्स ख़त्म किया गया, मुआफ़िक़्स ख़त्म किया गया, मुकर्रीज़ एबॉलिश की गई। देन टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट के बारे में बताया, मैंने आपको बिग लैंडलॉर्ड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950 बताया। अभी हम क्या करें, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ठीक है ना, आगे हम बढ़े। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, इरिगेशन। देखिए जो हमारा था, इन ऑर्डर टू टैप वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन पर्पजेज, डिपार्टमेंट ऑफ, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन was established as a result of its average annual growth of food production increased manifolds। अब कैसे होगा, क्योंकि जब आपके पास बेटर इरिगेशन होगा, जब आपके पास बेटर कैनाल सिस्टम होंगी, ऑब्वियसली जो खेत होंगे उनको ज़्यादा यहाँ पे पानी मिलेगा, जितना ज़्यादा पानी मिलेगा उतनी हमारी फसल भी अच्छी ग्रो होगी। एंड अपार्ट फ्राम दैट इन्होंने क्या किया, दे रिपेयर्ड वेरियस कैनाल्स। फॉर एग्जाम्पल कौन से कैनाल्स, इन्होंने रणबीर कैनाल, मार्टन कैनाल पढ़ाया है ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में। मार्टन कैनाल, प्रताप कैनाल एटसेट्रा वर ऑलरेडी देयर इन यूज सिंस महाराजा टाइम। इनको क्या किया गया, इनको जस्ट यहाँ पे रिपेयर किया गया। ये कौन से रिफॉर्म्स थे, ये हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे। उसके बाद कॉपरेटिव्स। अब कॉपरेटिव्स आपको सभी को पता होगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मिल बांट के काम करते हैं। जो ओनर होते हैं वही वहाँ पे लेबरर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं वही वहाँ पे ओनर्स होते हैं। Greater emphasis was put on cooperatives, which remained an instrumental in taking debt issues. फाइनेंसिंग ऑफ, ये क्या कर रहे थे, दे वर फाइनेंसिंग द क्रॉपर्स, दे वर प्रोवाइडिंग लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑन लीज। इनके पास ज़मीन थी, ये लीज से ज़मीन देते थे। एंड एनकरेजिंग द रिपेमेंट इन टाइम। एक किस्म से उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक छोटा सा जो इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम था, ये इनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। हाउ एवर ओइंग टू द मिसमैनेजमेंट एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, द कॉपरेटिव्स कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। कॉपरेटिव ज़्यादा यहाँ पे बेटर काम नहीं कर पाए, लेकिन जो मेन रिफॉर्म्स थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे, दैट वर्कड वेरी वेल। इतना समझ आया आपको। फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, देन कॉपरेटिव्स, एंड थर्ड वी हैव इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अबाउट 35% ऑफ द एनुअल बजट वाज एलोकेटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कितनी अच्छी बात है, 35% जो हमारा टोटल बजट है, लेट अस सपोज ये कितना है, 100% है, 100 में 35% किस पे लगाया जाता था, एजुकेशन पे। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पैसा कहाँ पे लगाया इन्होंने एग्रीकल्चरल एजुकेशन कंपलसरी बनाई इन स्कूलों में। एंड वाई सो,
क्योंकि एग्रीकल्चर स्कूल, ये जो हमारे स्कूल विलेज स्कूल, जो विलेज स्कूल, जो रूरल पॉपुलेशन थी, इट वाज एग्रीरियन जो इकॉनमी थी। अब इनको हम एग्रीकल्चर की नॉलेज देंगे, दे कैन डू देयर वर्क इन ए वेरी बेटर एंड एफिशिएंट वे। एग्रीकल्चर याद रखेंगे, एग्रीकल्चर एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी इन रूरल या विलेज स्कूल्स। इसके लिए इन्होंने और एक ये यहाँ पे इनिशिएटिव लिया, दैट इज इन द ईयर 1948 ए टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर मीटिंग द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। अब इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट बुक्स बनाई, जैसे आज एनसीईआरटी है, उस वक्त उन्होंने बोला कि हम ऐसी टेक्स्ट बुक्स को प्रिपेयर करेंगे जिनमें क्या होगा, जिनमें एग्रीकल्चरल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होगा। ये किसके बारे में था, ये हमारा एजुकेशन के बारे में था। एजुकेशन आप याद रखोगे 35% एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड टेक्स्ट एडवाइजरी बोर्ड। गवर्नमेंट आल्सो मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर आज भी जो हमारी इंडस्ट्रियल बेस वो बहुत ही लो है, लेकिन फिर भी इट इज स्टिल ग्रोइंग। अब इसको उस वक्त प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, सिंपली इंडस्ट्रियल रीजन्स वर एस्टैब्लिश्ड बोथ एट श्रीनगर एंड जम्मू एंड सिल्क एंड वूलन फैक्ट्रीज वर मॉडर्नाइज्ड। जो हमारे पास ऑलरेडी सिल्क बताया था मैंने, जो रणबीर सिंह के टाइम पे सिल्क फैक्ट्री यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है ना, उनको यहाँ पे क्या किया गया, मॉडर्न नए इक्विपमेंट से उनको यहाँ पे नवाजा गया। And all these advancements proved instrumental in जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। और इन सभी का जो मेन मोटिव था, जो कश्मीर नया कश्मीर मैनिफेस्टो था, दैट वाज साइंड इन द ईयर 1944, उसका ये था ग्रोथ रेट होनी चाहिए, वो भी हमारी ठीक ठाक बढ़ रही, अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई थी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे शेख अब्दुल्ला का दिमाग फिर गया। उन्होंने क्या किया, मीनवाइल देयर केम a shift in the thinking of शेख अब्दुल्ला ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ हिज रूल। उन्होंने क्या किया, अपनी बहुत सारी स्पीचेस में शेख अब्दुल्ला ट्राई टू मिसलीड द पीपल ऑफ रीजन ऑन द इशू ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, विच क्रिएटेड एप्रीहेंशंस अबाउट हिज इंटेंशंस अमंग द इंडियन लीडर्स। देखिए क्या है, ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक शेख अब्दुल्ला को ये ख्याल आया कि हम वापस ये जो हमारी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हम इंडिया से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि शेख अब्दुल्ला चाह रहे थे, अपने लोगों को बता रहे थे, उनको तैयार कर रहे थे, हमें क्या करना है, हमें अलग होना था। लेकिन हमने ऑलरेडी इंडिया के साथ ज्वाइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ। जो इंडियन लीडर्स थे उनका भी उनके दिमाग में एप्रीहेंशन क्रिएट हो गए, ये तो यहाँ पे क्या करेगा, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ chaos इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिससे उनका जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है और जैसा चल रहा है वो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया। कब अरेस्ट किया गया, ही वॉज अरेस्टेड, एक सेकेंड ठहरिए, ही वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1953 एंड वॉज इम्प्रिजन्ड। और फिर उसको क्या किया गया, उसको यहाँ पे जेल में डाला गया। देयर आफ्टर हिज डिप्टी बख्शी गुलाम अहमद बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 1935। शेख अब्दुल्ला के बाद 1948 से लेकर 1953 तक शेख अब्दुल्ला पावर में थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ड्यू टू सर्टन, ठीक है ना, ड्यू टू हिज थिंकिंग, ड्यू टू हिज जो उस ल्यूसिड जो उसका यहाँ पे ये था, उसकी वजह से उसको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज बख्शी गुलाम अहमद, ही वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। बख्शी, अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, गुलाम अहमद बख्शी। अब बख्शी गुलाम अहमद, अब उसका काम क्या होगा, उसका काम वही होगा जो शेख साहब ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, कश्मीर को एक नया कश्मीर हमें क्या करना है, बनाना है। बख्शी आल्सो व्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ही वांटेड द स्टेट्स टू मेक सेल्फ सफिशिएंट। वो उनको सेल्फ, अपनी स्टेट को इन एवरी स्फीयर, चाहे एग्रीकल्चर की बात है, चाहे इंडस्ट्री की बात है, चाहे एजुकेशन की बात है, चाहे हेल्थ केयर की बात है, ही वाज ट्राइंग टू मेक द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ सफिशिएंट।
in order to go ahead with his economic modernization plan he sought financial aid from the government। इसने बोला जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट उनको बोला कि मुझे यहाँ पे कुछ पैसे चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्टेट को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, मुझे अपनी स्टेट में मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे क्या करनी है, मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट करनी है। एंड देन ये टाइम लगेगा, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है। अब शेख जो यहाँ पे बख्शी गुलाम मोहम्मद आए, ठीक है ना, इनका जो पीरियड था मॉडर्नाइजेशन का उसमें कौन कौन से प्लान ये लेके आए, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बढ़ गई है, ठीक है ना, ये हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये मेरा जो आज का लेक्चर था बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इफ सो प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, जहां भी आप लाइक जा सकते हो, जहां भी आप लाइक। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं फिर से अपने चैनल के एनालिटिक्स चेक कर रहा था, अभी भी 50% ऐसे हैं दोस्त हु आर कंटिन्यूसली वाचिंग, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इफ यू आर कंसिस्टेंटली वाचिंग व्हाई यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग। इसके आपको पैसे नहीं लगते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है ना। वंस अगेन लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक ये पहुँचाओ। चलो, thank you and thank you very much. I will see you in the next video. Till then, take care.